अब हम बात कर लेते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, और इस टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। आप देख सकते हैं, इंडिया टू बीट यूएसए बाय 2075। तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, हम कैसे बीट करने वाले हैं, और क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, कैसे बीट कर पाएंगे, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम तब तक आगे आने वाले सालों में फेस करने वाले हैं, और क्या हम सच में बीट कर पाएंगे। तो पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आपको आज ये प्रेजेंट करने वाली हूं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए और हमारे देश के लिए भी। वेरी गुड आकाश, इट इज अ गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया टू सरपास यूएस एंड बिकम दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे 2075 तक। गोल्डमैन सैक्स जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बैंक है, उनकी एक रिपोर्ट है। ये ग्राफ भी एग्जैक्टली यही कहता है। 2075 तक का जो है यहाँ पर ये आंकड़ा है, आई मीन 2075 के लिए। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज हम समवेयर यहां पर खड़े हैं, 2020 और 30 के बीच में हम यहां पर खड़े हैं। तो यानी आज हम यहां पर हैं, ठीक है, और हमें यहां पर पहुंचना है। तो आगे आने वाले समय में जो फर्स्ट इकोनॉमी होने वाली है, आज के टाइम पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो ब्लैक कलर है ये इंडिया के लिए है, ग्रीन वाला जो है वो चाइना के लिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में आज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आगे आने वाले टाइम में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चाइना नंबर 1 पर होगा और सेकंड नंबर जो है इंडिया का होगा, और हम जो है यूएस को डेफिनेटली बीट कर देंगे, ये इस रिपोर्ट का कहना है। अब इसके सबसे बड़े 2 कारण हैं। पहली बात, इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो, और दूसरा यूएस जो है थोड़ा आपको पता है कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट कर रहा है, थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड पे है। तो दोनों ही, मतलब एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो आप देख रहे हो कि वो गैप जो है बढ़ता ही जाएगा। अगर यूएस भी बढ़ता ही रहता तो हो सकता था वो हमें सरपास कर देता। तो ये 2 बड़े कारण हैं। एग्जैक्टली क्या कारण है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये हम यहां पर पढ़ते हैं। सो यहां पर आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी इस फॉन्ट के लिए। ये डिजिटल बोर्ड अपने आप ये फॉन्ट उठाता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर मैंने किया भी तो हमारा आधा घंटा इसी में चला जाएगा। बट प्लीज फॉन्ट पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली समझा दूंगी। ये पीपीटी जो है आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से रीड कर सकते हैं। तो यहां पर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। द रिपोर्ट ये भी कहती है कि हम जो है यूएस को सरपास कर देंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यानी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट विल रीच $52.5 ट्रिलियन बाय 2075, और चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे होगा, ठीक है। अब यहां पर आपका जो सबसे बड़ा जो यहां पर कारण बताया गया है वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी पॉपुलेशन। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और उसी का कहीं ना कहीं अगर हम पोटेंशियल यूज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है वो एजेड है, वो बूढ़ा हो चुका है। अभी जब बूढ़े ज्यादा लोग होते हैं तो सरकार को उन्हीं का खर्चा उठाना पड़ता है, सरकार को उन्हीं को पेंशन देनी पड़ती है, सरकार का एक्सपेंडिचर उनके लिए चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब पॉपुलेशन जवान होती है तो वो देश के काम आती है, वो इकोनॉमी के काम आती है, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को तो सरकार का एक कहीं ना कहीं खर्चा होते हैं, आप ऐसे बोल, खर्चा इन द सेंस सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है उनके पेंशन के लिए, ठीक है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर अगेन एक अच्छा अलग अलग न्यूज़पेपर से मैं ये आपको पढ़ा रही हूं। मैं आपको बता दूं, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और न्यूज़पेपर जो है, 3 न्यूज़पेपर्स मैंने यहां पर रेफर करे हैं इस चीज के लिए, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो ये शायद इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ था, जहां पर द बिगेस्ट 5 एस्टिमेटेड इकोनॉमीज जो है, सबसे पहला यहां पर चाइना एंड देन इंडिया, ये ट्रिलियन में जो है यहां पर एस्टिमेटेड साइज है इकोनॉमीज का। उसके बाद यूएस, यूरो, और फिर उसके बाद जापान आता है, राइट। चलिए, सो सबसे पहले तो यहां पर जो हमारी पॉपुलेशन का साइज है उसकी हम अगर पोटेंशियल हार्नेस कर पाए तो बहुत ही पॉसिबल है कि हम ये डेफिनेटली पहुंच जाएंगे और अचीव कर लेंगे, ठीक है। इंडिया को जो है जहां पर फोकस करना है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हमारे जो लेबर हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर उनको स्किल्स देने में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, ये सारी चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि यूथ की पोटेंशियल को हमें हार्नेस करना है। दूसरा, हमारा जो लेबर फोर्स है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे यूथ की ही मैं बात कर रही हूं, उनको स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तीसरी चीज जो है वो है कि इनोवेशन, और कहीं ना कहीं क्या इनोवेशन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर हमें ध्यान देना है। चौथी चीज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
तो आप देख रहे हो इस आर्टिकल ने सारे आपके पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना पड़ेगा कि हम 2075 तक ये अचीव कर लेंगे। चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एग्जैक्टली बजट ने इसको ऑलरेडी फॉलो कर लिया है, 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर दिया है। अच्छा, आरबीआई के एग्जाम में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इससे क्वेश्चन आया था। जब से मैंने बजट आपको करवाया है ना, तब से मैं बोल रही हूं बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस साल में दो ही हुई हैं, एक तो वो जो टैक्स का जो स्लैब में थोड़े बहुत चेंजेस थे वो, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बड़ी चीज, ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहीं से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया, घुमा के क्वेश्चन आया था। बट अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करे होंगे तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा। मैंने बजट के लेक्चर्स में भी, मतलब फेब से अब तक मैं बोलती आ रही हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर देश के लिए बहुत जरूरी है। और इस साल के बजट, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कौन सी दो चीजें हैं जो बजट से इंपॉर्टेंट हैं, वो दो हैं। एक तो वो इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, तो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा जो टैक्स वाला जो स्लैब्स था वो, ठीक है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं हाँ जी, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक हो गया, तो 4 रीजंस हमारे यहां पर हो गए हैं, ठीक है जी। ठीक है, सो ये जो है 4 रीजंस जो है सबसे बड़े 4 रीजंस है जिस पर अगर हम काम करेंगे तो ये सपना हम अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पर एक टेक एंड इनोवेशन की हम बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंक्रीज हो जाएगा जी $245 बिलियन से बाय द एंड ऑफ 2023। नास्कॉम ने ये डेटा दिया है, जो कि एक इंडिया की नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सो ये जो ग्रोथ है ये कहां से आएगी, आईटी सेक्टर से आएगी, बिजनेसेस से आएगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यहां से जो है ये सारी चीजें आएंगी। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे डाउन रिस्क भी, बहुत सारे जो है रिस्क भी हैं, अगर जो है ये पूरे जर्नी में जो है बहुत सारे रिस्क भी हैं। सबसे पहले फीमेल पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एक्सपोर्ट का। हम, आपको पता है, सर्विस सेक्टर की बात करें तो हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बट मर्चेंडाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम अभी भी कहीं ना कहीं काफी लैग कर रहे हैं। तो हमारा जो ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट आता है, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो हमारा एक्सपोर्ट आता है, वो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा ड्रैग डाउन रहता है हमेशा। हालांकि सर्विस सेक्टर उसको हमेशा कुशन करता है, यानी थोड़ा सा सर्विस सेक्टर पर हम बेहतर रहते हैं, तो हमारा जो कैड है वो बहुत ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ जाता। कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनेंगे, करंट अकाउंट्स डेफिसिट, ये डेफिसिट तब हमारा इंक्रीज हो जाता है जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट, यानी जब बाहर से हम सामान ले रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट उसका कम है, यानी सामान बाहर बेच कम रही है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम अपने एक्सपोर्ट पर काम कर लेते हैं, जो कि एक रिस्की है, या फिर आप रिस्की इन द सेंस कि जो है अभी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इस पर अगर हम काम कर लेते हैं तो और बेहतरीन तरीके से, और शायद मे भी जल्दी 2075 से जल्द ही हम यूएस को सरपास कर लेंगे, ओवर पावर कर लेंगे। तो एक पॉइंट हो गया ये चैलेंजेस में, ठीक है। दूसरा है यहां पर इंडिया की जो इकोनॉमी है इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड जो घरों की डिमांड होती है, उससे ज्यादा जो है वो इंडिया की इकोनॉमी चलती है, अनलाइक एक्सपोर्ट, ठीक है, विद अप टू 60% ऑफ इट्स ग्रोथ मेनली एट्रीब्यूटेड टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हमारा जितना होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी सरकार जो है बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही थी, जैसे पीएम स्वनिधि है, जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प की गई है शुरू में 10,000 रुपए से, कि जी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक यानी जो घरेलू खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये है। तीसरा, आपने सुना होगा यहाँ पर S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनले ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया इज इन द कोर्स टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इंडिया का जो पहला क्वार्टर जीडीपी है वो एक्सपैंड हुआ है 6.1%, जो कि रियूटर्स, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर भी आता है इसका, वेबसाइट्स भी हैं रियूटर्स की, रियूटर्स ने 5% की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्ट करी थी और हमने अचीव करी है 6.1%। तो हमने उसकी जो प्रेडिक्शंस थी उसको गलत साबित किया है। तो डेफिनेटली कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल है,
कुछ चीजों पे काम किया जा सकता है और कुछ चीजों की जो पोटेंशियल है उसको हम अच्छे से अगर यूटिलाइज कर ले, जैसे क्या, जैसे हमारा वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, जैसे हमारा जो यूथ का स्किल्स इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको यहां पर ये जो 4 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, है ना, 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको जो है यहां पर लिखवाए थे, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सारी चीजों पे अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अब मैंने ये जो जितना भी आपको पढ़ाया है ना, इसको एक टेबल में समराइज कर दिया है। कहां काम आएगा? काम आएगा आपके फेज 2 में। आपका फेज 2 आ रहा है, आपको पता है आरबीआई का, या फिर फेज 1 में भी काम आ सकता है दूसरे एग्जाम्स के। तो आपको यहां से पॉइंट्स उठाने हैं डायरेक्टली, जो अभी हमने पढ़ लिया सबका समराइज मैंने यहां पर कर दिया है कि जी क्या प्रोजेक्शन है कि हम सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे 2075 तक। जीडीपी का प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। पॉपुलेशन प्रोग्रेस, बिल्कुल पॉपुलेशन को हम यूटिलाइज करना है, लेबर फोर्स को बेटर करना है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क क्या क्या है? वुमेन का जो है फोर्स, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, तो वो एक जो है हमारा चैलेंज है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी है हमें। ठीक है जी, और कंक्लूजन हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पर टेबल फॉर्मेट में समराइज करके भी मैंने आपको दे दी हैं। ठीक है, ओके। इन केस अगर आपको यहां से पढ़ना हो तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, काफी सारी चीजें समझने को मिली होंगी और ओवरऑल आपका एक जो विजन है वो अच्छा हुआ होगा, एक्सपैंड हुआ होगा। चलिए अब